हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट थ्री का सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे कुल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह फुल व्याख्या के साथ एक्सप्लेन करके। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसमें बताना है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर होते हैं वह किसे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। इसमें बताना है कि राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां जो है वह कौन कौन सी है, उनके नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। पहला है कि आय विधि, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा उत्पाद विधि या फिर मूल्यवर्धित विधि। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण या फिर भरण क्या होता है, जिसे कि इंजेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, वह क्या होता है, इसी को बताना है। तो भरण जो होता है इंजेक्शन, उसके अंतर्गत निर्यात, विनियोग, जिसे निवेश, सरकारी खर्च आदि को शामिल किया जाता है। इसमें वे पैसे को शामिल किया जाता है जो कि हमारे देश को प्राप्त होते हैं, जैसे निर्यात से प्राप्त होते हैं हमारे देश में मुद्रा। चौथा क्वेश्चन है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। इसमें बताना है मुद्रा क्या है। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के माप तथा मूल्य संचय हेतु संचय रूप से स्वीकार किया जाता है, उसे ही मुद्रा कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है। तो इसका आंसर है कि आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहा जाता है, जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात यह आय बेलोचदार होता है, उसे स्वायत्त उपभोग के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है कि पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना पूंजीगत प्राप्तियां क्या होते हैं। तो इसका आंसर है कि ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां ये सरकार के दायित्वों में भी वृद्धि करती हैं और यह आवर्ती काल की प्रवृत्ति की नहीं होती पूंजीगत प्राप्तियां। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है कि इंपोर्ट क्या होता है। तो इसका आंसर है कि किसी भी अन्य देशों से अपने देशों में कुछ मंगाना जो होता है वह आयात कहलाता है, जैसे कि कच्चा माल मंगाया जा रहा है, पूंजीगत वस्तु आदि का आयात किया जा रहा है, इसे ही आयात कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टि से अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्रक का वर्णन कीजिए। इसमें बताएं कि अर्थव्यवस्था के जो विदेशी क्षेत्र है, 4 क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार क्षेत्र, पहला होता है परिवार जिसे कि हाउस होल्ड कहा जाता है, दूसरा होता है फर्म जिसे कि उत्पादक क्षेत्र, तीसरा गवर्नमेंट जिसे कि सरकारी क्षेत्र, और चौथा विदेशी क्षेत्र जिसे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के द्वारा दिखाया जाता है। तो यह क्या होता है बाह्य क्षेत्र, उसे बताना। तो यहाँ देख सकते हैं बाह्य क्षेत्र में विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसमें विदेशी क्षेत्र जो है एक्सटर्नल सेक्टर, यह जो है निर्यात मुख्यतः निर्यात के उद्देश्य होता है, जिसमें कि घरेलू वस्तु का शेष विश्व के को विक्रय किया जाता है और आयात में शेष विश्व से वस्तुओं को खरीदा जाता है, और विदेशी पूंजी का प्रवाह तथा विदेशों में पूंजी का निर्यात होता है, इसे ही विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन के व्यापार आधिक्य और व्यापार घाटा में क्या अंतर है, वही बताना है। व्यापार आधिक्य और व्यापार घाटा। तो यहाँ देख सकते हैं व्यापार शेष या फिर व्यापार संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित व्यापार शेष, जिसमें कि निर्यात माइनस आयात जब 0 हो जाता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर रहते हैं, तो यह संतुलित व्यापार संतुलन होता है। दूसरा जो होता है अनुकूल व्यापार संतुलन, इसे ही आधिक्य कहा जाता है, व्यापार आधिक्य, क्योंकि इसमें निर्यात और आयात जब माइनस किया जाता है तो 0 से अधिक हो जाता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वह इंपोर्ट से अधिक हो जाता है, इसे ही आधिक्य कहा जाता है, व्यापार आधिक्य। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो तीसरा इसमें होता है वह होता है प्रतिकूल व्यापार शेष, इसे ही व्यापार घाटा कहा जाता है। इसमें घाटा क्यों कहा जाता है, तो इसमें निर्यात और आयात को जब माइनस किया जाता है तो 0 से कम हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई देश विदेशों से ज़्यादा सामान मंगा लेता है तो वह कर्जे में चला जाता है, जिसे कि व्यापार घाटा कहा जाता है।
10 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीगत वस्तु की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है उदाहरण सहित। तो इसका आंसर है पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक के स्थिर परिसंपत्तियों जैसे कि फिक्स्ड एसेट कहा जाता है वह होती हैं और जिन्हें कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इसका मूल्य भी उच्च होता है। इन वस्तुओं के प्रयोग करने से इनके मूल्य में कमी होती है। इसका अर्थ है कि इनका मूल्य ह्रास हो जाता है, जैसे कि मशीन और प्लांट का उपयोग। यह क्यों होती है? तो इसका जो है वह सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं हो सकती। जैसे कि कोई मशीन पूंजीगत है या नहीं उस मशीन के प्रयोग पर निर्भर करता है कि उस वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। जैसे एक दर्जी दुकान में रखी गई सिलाई मशीन उस दर्जी की स्थिर परिसंपत्ति है, इसलिए यह पूंजीगत वस्तु है। लेकिन यदि यही मशीन एक परिवार अपने घर में परिवार के लिए प्रयोग करता है तो यह पूंजीगत वस्तु नहीं बल्कि एक उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है। तो इसे आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 11 का दोहरा संयोग जो आवश्यकता का है वह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ या फिर अवगुण, जो कि दोष होता है वस्तु विनिमय प्रणाली का। इसमें पहला दोष होता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ढूंढना पड़ता है हमें। तो इसी को बताना है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वह स्थिति है जब दो लोगों की ऐसी वस्तुओं की जरूरत होती है जिनका वे आपस में विनिमय कर या लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहते हो। लेकिन यह बहुत कठिन होता है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को खोजना जिनके पास आपकी ज़रूरत की वस्तु हो और आपको जिस वस्तु की ज़रूरत है वह उसके पास हो, यह बहुत कठिन हो जाता है। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है। इसमें बताना प्रत्याशित उपभोग एक्स एंटी कंजम्पशन और यथार्थ उपभोग जिसे कि एक्स पोस्ट कंजम्पशन कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्वायत्त उपभोग क्या होता है। तो आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है अर्थात यह बेलोचदार होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रत्याशित उपभोग। तो प्रत्याशित उपभोग जो है वह यह राष्ट्रीय आय के मिश्रित स्तर पर नियोजित निवेश को कहा जाता है प्रत्याशित उपभोग। और जो दूसरा है प्रेरित उपभोग जिसे कि एक्स पोस्ट कंजम्पशन और इसे एक्स एंटी कंजम्पशन कहा जाता है। तो एक्स पोस्ट कंजम्पशन जो है वह है उस उपभोग स्तर से जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर करता है, इसे ही एक्स पोस्ट कंजम्पशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की सार्वजनिक वस्तु क्या है, यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है। इसमें बताना है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है और निजी वस्तु से कैसे संबंधित होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। यह वस्तुएं समाज द्वारा सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु सामूहिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उत्पादित एवं पूर्ति की जाती है। जो कि सामूहिक वस्तु या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन जो है सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि अस्पताल, सड़क हो गया, ये सब सरकार के द्वारा किया जाता है। अब निजी वस्तु देखते तो निजी वस्तुएं वे वस्तुएं थी जिनकी कीमत प्रणाली बाजार व्यवस्था के माध्यम से संतुलन किया जा सकता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन बाजार सिद्धांत और व्यावसायिक कुशलता के आधार पर किया जाता है उसे निजी वस्तु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह बताना है इसमें। इसका आंसर है व्यापार शेष या व्यापार संतुलन क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर किसी देश के सामान्य निवासियों की ओर से शेष विश्व के बीच दृश्य मधु यानी कि वस्तु का आयात निर्यात का अंतर होता है, उसे ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन को व्यापार से अदायगी शेष के नाम से भी जाना जाता है। और व्यापार संतुलन का वितरण तैयार करने के समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि इस प्रकार है। पहला होता है लेनदारियाँ जैसे कि क्रेडिट या रिसिप्ट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदारियों का विवरण होता है और यह धनात्मक पक्ष को दर्शाता है। दूसरा होता है देनदारियाँ जैसे कि डेबिट या पेमेंट्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत देश की समस्त देनदारियों का विवरण दर्शाया जाता है तथा यह ऋण
ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है। अब देख लेते हैं इसके प्रकार। तो व्यापार संतुलन या व्यापार शेष के 3 प्रकार होते हैं। पहला संतुलित व्यापार, इसमें निर्यात और आयात जब माइनस किया जाता है तो 0 हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू 0। दूसरा अनुकूल व्यापार शेष, जिसे कि आधे के व्यापार कहा जाता है। इसमें निर्यात और आयात का अंतर 0 से अधिक होता है, यानी कि निर्यात अधिक हो जाता है एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट जो है वह कम हो जाता है। तीसरा प्रतिकूल व्यापार शेष, जिसे कि घाटे व्यापार कहा जाता है, घाटा का व्यापार। इसमें निर्यात और आयात को माइनस किया जाता है तो यह 0 से कम हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इम्पोर्ट अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यह 5 नंबर का है। सकल घरेलू उत्पाद है पहला, GDP। दूसरा है मूल्यह्रास, जिसे कि डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तीसरा उपभोक्ता वस्तु, जिसे कि कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। इसे एक्सप्लेन करना है क्या होते हैं। तो इसमें पहला था बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें GDP को बताना है। तो 1 वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दूसरा हमारा था मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास देख लेते हैं क्या है। तो स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाता है या कहते हैं। मूल्यह्रास जो है वह टूट फूट, प्रत्याशित अप्रचलन आदि के कारण होता है। अप्रत्याशित और प्रत्याशित। मूल्यह्रास जो है वह अस्थायी पूंजी के मूल्य में उसको अनुमानित आयु यानी कि वर्षों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं मूल्यह्रास इज इक्वल टू अस्थायी पूंजी का मूल्य डिवाइड बाय अनुमानित आय। तीसरा हमारा था उपभोक्ता वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती है। और उपभोक्ता वस्तु का प्रकार जो होता है, पहला टिकाऊ वस्तु, जिसमें कि टीवी, कार, सेविंग मशीन। दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तु, जिसमें कपड़ा, क्रॉकरी। गैर टिकाऊ वस्तु, जिसमें कि दूध, पेट्रोल, डबल रोटी आदि। और चौथा होता है सेवाएं, जिसमें कि शिक्षा, डॉक्टर आदि आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। यहाँ आंकड़ा दिया गया, इसमें व्यय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का गणना कर देना है। इसमें दिया गया निजी अंतिम उपभोग करोड़ रुपए में 500 करोड़ रुपए, सरकारी अंतिम व्यय 50 करोड़, निजी निवेश 50 करोड़, शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट 2 करोड़, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर -10 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है जिसे कि NFIA कहा जाता है, यह दिया गया है -50 करोड़। और मूल्यह्रास दिया गया लास्ट, जो कि है प्लस में 20 करोड़। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं इसका टेबल यहाँ लगा दिया गया है और इसका आंसर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसमें सबसे पहले GDP एट MP ज्ञात करना है। तो इसमें A + B + C + D को जोड़ देना होगा। इसमें देख सकते हैं A जो दिया गया था निजी अंतिम उपभोग वह है 500 करोड़। फिर B जो था वह सरकारी अंतिम व्यय वह है 50 करोड़। C है निजी निवेश व्यय 50 करोड़। और D है शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट वह है 2 करोड़। तो इसे जोड़ने के बाद जो है वह 602 करोड़ आता है हमारा। फिर अगला है NDP एट MP निकालना में NDP G से। तो इसमें GDP MP में मूल्यह्रास को माइनस करना होगा। तो मूल्यह्रास हमारा था 20, जो कि 600 में 20 माइनस करने से हमारा आ जाएगा 582। अगला NDP एट FC में कन्वर्ट करना है इसे। तो FC में कन्वर्ट करने के लिए NDP MP -NIT किया जाता है। NIT जो था वह था -10 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध एक्सपोर्ट जो था, यहाँ देख सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर -10 करोड़। तो इसे करने से जो है वह हमारा आ जाता है 582 -10। तो 582 + 10 हो जाता है 592 करोड़। अब इसे हम लोग राष्ट्रीय आय निकालना है तो NNP एट FC करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे GNDP था तो D से N में कन्वर्ट करना है। तो इसमें NFIA को जोड़ना पड़ता है। तो 592 में प्लस करना होगा F को
जो कि -50 था। तो यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 592 - 50 करोड़, तो यह आ जाएगा 542 करोड़ रुपए इसका NPAT-FC। 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं, व्याख्या कीजिए। इसमें साख सृजन की प्रक्रिया को बताना है, क्या होता है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं, व्यावसायिक बैंक का साख निर्माण करना एक प्रमुख कार्य होता है जिसमें जो है वह बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तथा जनता के पास क्रय शक्ति बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। साख सृजन की प्रक्रिया जो है वह कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो माना अर्थव्यवस्था में कुल प्राथमिक जमाएं जो है वह 10,000 रुपये हैं तथा वैधानिक कोष अनुपात जिसे कि LRR कहा जाता है वह 10% निर्धारित किया गया है। प्राथमिक जमाएं लोग की मांग जमाएं होती हैं, इसलिए ये जमाएं बैंक के लिए दायित्व होती हैं और सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं को एक ही समय पर नहीं निकलवाते हैं। इसलिए बैंक अपनी जमा का कुछ भाग अपने पास रखते हैं आरक्षित में, जिसे कि SLR कहा जाता है, और शेष लोगों को उधार दे देते हैं और जो पैसा बचेगा 10% को छोड़कर वह उधार दे देंगे तथा उधार दी गई राशि पुनः बैंकों में जमा कर दी जाती है दूसरे लोग के द्वारा। और बैंक द्वारा जमा प्राथमिक जमा जो था वह 10,000 से रिजर्व के रूप में 10 × 10% यानी कि 1,000 रुपये रख दिया जाता है तथा 9,000 फिर से उधार देने के बाद यह 9,000 जो है अर्थव्यवस्था में होने के पश्चात बैंक में वापस दूसरे लोगों के द्वारा जमा कर दिया जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाएं 9,000 का 10% 900 रिजर्व में रखकर 8100 फिर से उधार दे दिया जाता है और फिर 8100 अर्थव्यवस्था में होने के पश्चात बैंक में वापस जमा कर दिए जाते हैं और यह अर्थव्यवस्था में होने के पश्चात बैंक में वापस फिर से आ जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहता है। और कुल मुद्रा का निर्माण जो होता है वह प्राथमिक जमाएं इंटू साख गुणांक यानी कि 10,000 प्राथमिक जमा इंटू साख गुणांक 1/10% जो था, जो कि SLRR था। तो यह आ जाएगा हमारे 1,00,000 रुपये हमारा आ जाता है मुद्रा का निर्माण हुआ है जो कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि RBI की खुली बाजार क्रियाएं, यहाँ होगा कार्रवाई नहीं क्रियाएं, RBI के खुली बाजार की क्रियाएं नीति की व्याख्या कीजिए। खुली बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसका व्याख्या कर देना इसमें। तो इसका आंसर है कि खुले बाजार की क्रियाएं, तो इससे आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से RBI द्वारा इन सभी को बेचने से मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिसे साख नियंत्रण हो जाता है। इसे ही खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। इसे और अधिक जानने के लिए देश के केंद्रीय बैंक जिसे कि रिजर्व बैंक कहा जाता है द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों जिसे कि सिक्योरिटीज कहा जाता है को खरीदने तथा बेचने से संबंधित क्रिया को खुली बाजार की क्रिया कहा जाता है। और जब रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक जो होता है वह बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ करता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी कोष में कमी आ जाती है, यानी कि वह प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं और पैसा चल जाता है केंद्रीय बैंक के पास। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण की क्षमता घट जाती है। इस प्रकार प्रतिभूति की बिक्री साख जो बिक्री है वह साख की उपलब्धता को कम कर देता है। लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का है कि गुणक क्या है, गुणक तथा MPC में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसमें बताना है गुणक क्या होता है और गुणक तथा MPC में संबंध क्या होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, निवेश गुणक क्या होता है तथा MPC में संबंध। तो निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को ही निवेश गुणक कहा जाता है और इसे अंग्रेजी अक्षर का छोटा k उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और MPC और K में जो है धनात्मक संबंध होता है, यानी कि MPC बढ़ेगा तो K यानी कि निवेश गुणक भी बढ़ेगा, MPC घटेगा तो निवेश गुणक भी घटेगा। यहाँ देख सकते हैं संबंध K इंटू चेंज इन I इज इक्वल टू चेंज इन Y, यानी K इज इक्वल टू गुणक इज इक्वल टू क्या होता है, आय में परिवर्तन बट्टा निवेश में परिवर्तन गुणक के बराबर हो जाता है। तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC भी होता है। तो MPC जो होता है वह होता है 1 माइनस, देखिए MPC
प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो MPS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ देख सकते हैं K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई MPS, और S को जो है वह स्मॉल s से भी दिखा जाता है MPS को। तो K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई S। एक से K जो है वह एक से ज़्यादा होगा, एक से कम होगा, और इन्फिनिट एक से ज़्यादा और अनंत से कम होगा। K एक और अनंत के बीच में होता है हमेशा। तो यहाँ देख सकते हैं किन्स के रोजगार, यहाँ किन्स होगा। किन्स के रोजगार सिद्धांत में गुणक का विशेष महत्व होता है, और जिसका प्रोफेसर किन्स का विश्वास था कि विनियोग में वृद्धि करके आय में कई गुना वृद्धि किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो गुणक यहाँ होगा, गुणक का आकार जो है वह सदैव MPC पर निर्भर करता है। कैसे, तो K इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। तो K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय MPS, जिससे कि एक K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई S कहा जाता है। तो अगर MPC हम 0 लेते हैं तो K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा। अगर MPC 0 है तो K 1 है। अगर MPC 1 लेते हैं तो K हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, यानी कि 1/0, यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि MPC बढ़ा तो K भी बढ़ेगा, MPC घटा तो K भी घट जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि गुणक और MPC के बीच सीधा संबंध होता है, यानी कि MPC बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, MPC घटा तो K भी घटा। परंतु गुणक और MPS के बीच विपरीत संबंध होता है। MPS बढ़ेगा तो K घट जाएगा, और MPS घटेगा तो K फिर बढ़ जाएगा। तो गुणक प्रक्रिया भी देख लीजिए, इसे बताना नहीं लेकिन बता दे रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन होता है, जिससे उपभोग में परिवर्तन होता है, और परिणाम स्वरूप एक बार पुनः आय में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि गुणक प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यानी कि आय निवेश में परिवर्तन हुआ तो आय में परिवर्तन हुआ, आय में परिवर्तन हुआ तो कंजम्पशन में परिवर्तन हुआ, फिर इनकम में परिवर्तन हुआ। यह चक्र हमेशा चलते रहता है। तो इस तरह मॉडल सेट समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।